अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 2 शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 11 का नाम क्या है? साउंड। ये लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे। हमने साउंड की डेफिनेशन को डिस्कस किया था, फिर हमने चंद जो शॉर्ट क्वेश्चन करते थे आपके बुक में छोटे छोटे टॉपिक थे वो कवर किए थे। आज हम इसका लॉन्ग टॉपिक कवर करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में कौन कौन सी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, यानी साउंड की खसूसियात। यहाँ मैंने 3 लिखी हैं। कौन कौन सी? एक है लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। लाउडनेस क्या होता है, पिच क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ साउंड, मुख्तलिफ साउंड जब वाइब्रेट करते हैं तो मुख्तलिफ किस्म की साउंड पैदा होती है। उनमें डिफरेंस करने के लिए हम इन कैरेक्टरिस्टिक का सहारा लेते हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें पता चलता है कि ये साउंड किस किस्म की है और ये किस किस्म से पैदा हो रही है। तो लाउडनेस क्या है? बेसिकली ये साउंड की वो खसूसियत है जिसकी वजह से हम किसी बुलंद और मध्यम साउंड के दरमियान फर्क महसूस करते हैं। कि साउंड की वो खसूसियत जिसमें हम बुलंद और मध्यम साउंड के दरमियान फर्क महसूस करें, वो प्रॉपर्टीज क्या कहलाएगी, वो कैरेक्टरिस्टिक साउंड की क्या कहलाएगी? लाउडनेस। लाउडनेस क्या है? लाउडनेस किसी साउंड की वो खसूसियत है जिससे हम बुलंद और मध्यम आवाज़ के दरमियान फर्क महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम आपस में दोस्त बात करते हैं तो हम बिल्कुल धीमी आवाज़ में बात करते हैं, लेकिन जब हम किसी मजमे में या हजूम में खड़े हों, हमें किसी लोगों से किसी ज़्यादा लोगों से बात करनी हो तो हम क्या करते हैं, माइक का इस्तेमाल करते हुए ऊंचा बोलते हैं। तो क्या है, वो साउंड की क्या है, आवाज़ वो जो लाउडनेस है वो साउंड की बहुत ज़्यादा है, और जब हम आपस में बात करते हैं तो हमारी जो साउंड की जो लाउडनेस है वो क्या है, बहुत कम है। तो इन दो साउंड के दरमियान जो मध्यम और बुलंद साउंड के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है? लाउडनेस। तो लाउडनेस से क्या मुराद है? लाउडनेस साउंड की वो खसूसियत है जिसकी मदद से हम बुलंद और मध्यम साउंड के दरमियान फर्क महसूस करते हैं। अब देखिएगा, लाउडनेस किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? किसी साउंड की जो लाउडनेस होती है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? एक एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, दूसरा क्या है एरिया पर डिपेंड करती है, तीसरा क्या है डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। एम्पलीट्यूड किसका? वाइब्रेटिंग बॉडी का। एरिया किसका? वाइब्रेटिंग बॉडी का। डिस्टेंस कहाँ से? वाइब्रेटिंग बॉडी से। हम कितने डिस्टेंस पर हैं, ये सारी चीज़ें ये जो हैं इस पर लाउडनेस डिपेंड करती है। तो बेसिकली लाउडनेस क्या होता है कि साउंड की वो प्रॉपर्टी, वो खसूसियत जिसकी वजह से हम लाउड और फेंट साउंड के दरमियान फर्क महसूस करते हैं, वो क्या कहलाती है? लाउडनेस। तो लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। के एम्पलीट्यूड का क्या मतलब होता है? आपको मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में बताया था कि एम्पलीट्यूड से क्या मुराद है कि वो जिसम जो वाइब्रेट कर रहा होता है उसकी मीन पोजीशन से मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब देखें, अगर कोई हम एम्पलीट्यूड क्या करूँगा, मैं ट्यूनिंग फोर्क ले लेता हूँ या मैं बनाता हूँ, ये मैंने ट्यूनिंग फोर्क लिया हुआ है। तो ट्यूनिंग फोर्क को मैं जितना ज़्यादा वाइब्रेट करूँगा उतनी लिहाज से इसका जो है एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा। अगर मैं इसको रबड़ बैंड पर आस्ता सा मारता हूँ तो इसका एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, ये थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा अपनी मीन पोजीशन से। अगर इसको मैं ये इसका मीन पॉइंट ले लूँ तो इसमें वाइब्रेट करूँगा, अगर ज़्यादा वाइब्रेट करूँगा तो इसका एम्पलीट्यूड यहाँ से यहाँ तक होगा, अगर कम करूँगा तो इसका बिल्कुल थोड़ा सा हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड क्या है, जितनी ज़्यादा वो अपनी मस्तिष्क पोजीशन से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उसका क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड पर लाउडनेस डिपेंड करती है। किसी जिस्म का जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी लाउडनेस होगी। तो एम्पलीट्यूड आपको फिर बता दूँ, एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड किसी जिस्म वाइब्रेट कर रहा होता है उसके मीन पोजीशन से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है, वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। अगर वो जिस्म वाइब्रेट कर रहा है, अगर उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो क्या होगा, उसकी लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। अगर उसका एम्पलीट्यूड कम है तो उसकी लाउडनेस भी कम होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई स्टार ले लें, कोई गिटार ले लें, तो हम जितनी ज़ोर से उसको खींचेंगे उतनी ज़्यादा आवाज़ पैदा होगी, यानी उसका ज़्यादा एम्पलीट्यूड कवर करेगा। जितना ज़्यादा उसका एम्पलीट्यूड कवर होगा उतना ज़्यादा उसकी लाउडनेस भी होगी। तो ये देखिए, मैंने ग्राफ की मदद से आपको बताने की कोशिश की है। तो ये एक जब वेव की सूरत में साउंड हमारे पास हासिल होती है, उसका जो पैटर्न कुछ यूँ होता है, तो
तो यहाँ से यहाँ तक ये अगर इसकी मेन पॉइंट है, ये वाला इसका मेन पॉइंट है, ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट है बी और ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट ए है, तो यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका एम्पलीट्यूड। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है एम्पलीट्यूड है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है एम्पलीट्यूड, तो ये यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड। तो इसमें देखें एम्पलीट्यूड ज्यादा मैंने शो किया हुआ है, तो मतलब ये क्या है लाउड है, तो लार्ज एम्पलीट्यूड क्या जाहिर कर रहा है कि लाउडनेस क्या होगी ज्यादा होगी। इस तरीके से यहाँ पर देखें ग्राफ की मदद से ये मैंने कम शो किया, ये एम्पलीट्यूड क्या है यहाँ से यहाँ तक कम एम्पलीट्यूड है, तो इसकी क्वाइट हो जाएगा कम हो जाएगा। स्मॉल एम्पलीट्यूड क्या होगा लाउडनेस भी क्या होगी कम होगी। मतलब जब हम एम्पलीट्यूड को ज्यादा करते हैं तो लाउडनेस भी ज्यादा हो जाती है, अगर हम एम्पलीट्यूड को कम करते हैं तो लाउडनेस भी कम हो जाती है। तो इनके दरमियान क्या रिलेशन हुआ, डायरेक्ट रिलेशन हुआ। ये जो लाउडनेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के, कि जितना ज्यादा किसी जिस्म का जो जिस्म वाइब्रेट कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा उसमें लाउडनेस पैदा होगी। दूसरी किस चीज पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, कि जो जिस्म वाइब्रेट कर रहा है उसका एरिया पर भी जो लाउडनेस है वो डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई छोटी ढोलकी ले लें उसको हम वाइब्रेट करें तो क्या करें, हम कम आवाज घर तक महदूद रहती है या एक दो घर तक जाती है, लेकिन जब हम उसकी इस पर एक बड़ा ढोल ले लें तो क्या होगा, तो पूरे मोहल्ले में उसकी आवाज जो है वो गूंजती है। क्या है उसका जो वाइब्रेटिंग एरिया है ढोल का वो क्या है बहुत ज्यादा है, जबकि बनिस्बत उस ढोलकी के जिसका वाइब्रेटिंग एरिया क्या है वो छोटा है। तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा लाउडनेस भी पैदा होगी। अगर मैं एक ट्यूनिंग फॉर्क की मिसाल ले लें, ट्यूनिंग फॉर्क में रबर बैंड पर मारता हूँ तो कान के पास लेकिन बहुत कम आवाज सुनाई देगी। इस तरीके से अगर मैं उसी को रबर बैंड पर मार के मैं किसी टेबल या मेज पर लगाऊंगा तो हमें ज्यादा आवाज सुनाई देगी। क्या है रबर बैंड का जो एरिया था क्या था कम था, और इस पर जब मैं मेज और टेबल पर जाऊंगा उसका एरिया क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। जब वाइब्रेटिंग एरिया ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा उसका जो लाउडनेस है वो भी क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ही ज्यादा लाउडनेस भी ज्यादा होगी। तो एरिया और लाउडनेस में भी क्या हो गया रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। अगर हम एरिया को बढ़ाते जाएंगे तो लाउडनेस भी क्या होगी बढ़ती जाएगी। अब आते हैं तीसरी चीज यह है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, कि वो जिस्म जो वाइब्रेट कर रहा है उससे हम कितने डिस्टेंस पर हैं और तो फिर लाउडनेस का क्या डिफरेंस पड़ता है। अगर हम डिस्टेंस अगर हमारे पास कोई ढोलकी बजा रहा है या तो हमें ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी, अगर हम उससे दूर जाते जाएंगे फासला ज़्यादा करते जाएंगे तो आस्ता आस्ता आवाज़ कम होती जाएगी, तो एक ऐसा वक्त आएगा जो आवाज़ बिल्कुल हमें सुनाई नहीं देगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर डिस्टेंस हम ज़्यादा करते जाए तो लाउडनेस क्या हो जाती है कम हो जाती है। अगर मैं आपके कान के पास आपको जोर से बोलूँ तो आपको ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन अगर मैं आपके दूर से आपको बुलाऊँ तो आपको बिल्कुल कम आवाज़ सुनाई देगी। मतलब मैंने डिस्टेंस ज़्यादा कर दिया तो आवाज़ भी आपको सुनाई देगी, उसकी लाउडनेस में क्या होगी है कम हो गई है। अगर मैं आपके कान के पास आकर बहुत ज़ोर से चलाऊँगा तो आपको जाहिर है कि वह ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन मैं इसमें मैं दूर से खड़ा होकर आपको आवाज़ देता हूँ तो आपको कम आवाज़ सुनाई देगी। अब देखिए मैंने डिस्टेंस को क्या कर दिया ज़्यादा कर दिया, जब मैंने डिस्टेंस को ज़्यादा कर दिया तो लाउडनेस क्या होगी कम होगी। इससे जाहिर होता है कि जो डिस्टेंस होता है वाइब्रेटिंग बॉडी का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके लाउडनेस के। तो लाउडनेस क्या होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। अगर हम वाइब्रेटिंग बॉडी से जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा करते जाएंगे तो लाउडनेस भी क्या होती जाएगी कम होती जाएगी। तो पहली प्रैक्टिस क्या थी लाउडनेस, लाउडनेस से क्या मुराद है कि लाउडनेस साउंड की वो खसूसियत है जिससे हम बुलंद और मध्यम साउंड के दरमियान फर्क महसूस करते हैं, लाउडनेस कहलाती है। लाउडनेस किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी और डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा लाउडनेस पैदा होगी, जितना ज़्यादा वाइब्रेटिंग एरिया होगा उतनी ज़्यादा लाउडनेस पैदा होगी। जितने ज़्यादा फासले पर हम वाइब्रेटिंग फासले पर वाइब्रेट करते हुए जिससे जितने ज़्यादा फासले पर होंगे उतनी कम लाउडनेस हमें सुनाई देगी। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हमारी क्या है पिच। तो पिच से क्या मुराद है, पिच साउंड की वो खसूसियत है जिससे हम भारी और ब्रेक आवाज़ में फर्क महसूस करते हैं। लाउडनेस क्या है मध्यम बुलंद आवाज़ में साउंड के दरमियान, और पिच क्या है भारी और ब्रेक आवाज़ के दरमियान फर्क महसूस करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड, ये साउंड की वो खसूसियत जिसकी वजह से हम भारी और ब्रेक आवाज़ में फ़र्क महसूस करते हैं वो क्या कहलाती है हमारी पिच। तो पिच फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पर जो बच्चे होते हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है ज़्यादा होती है बनस्बत मर्दों की आवाज़ की। तो बच्चे और जो औरतें होती हैं उनकी जो आवाज़ की फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है बनस्बत मर्दों की आवाज़ की।
तो वो तो देखिए जब हम किसी कमरे में मर्द हो रहे हों या बच्चे या औरतें हो रही हों तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि ये किसी औरत की आवाज़ है या कि किसी मर्द की आवाज़ है। हमें कैसे पता चल जाता है? उनकी पिच की, साउंड की ऐसे हमें वो प्रॉपर्टीज जो कहलाएगी साउंड की, वो क्या कहलाएगी? पिच के भारी और बारीक साउंड के दरमियान जो फ़र्क महसूस करते हैं वो साउंड की जो है उसे कहलाती है पिच। जैसा कि मर्दों की आवाज़ क्या होती है? भारी, और बच्चों और औरतों की आवाज़ क्या होती है? हल्की। तो उनके दरमियान जो हम फ़र्क महसूस करते हैं वो क्या कहलाएगा? पिच। स्टील एंड ग्रेव साउंड, भारी और बारीक आवाज़ के दरमियान फ़र्क महसूस करना हमारा क्या कहलाता है? पिच कहलाता है। और पिच किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पर। बच्चों की जो आवाज़ होती है या औरतों की जो आवाज़ होती है उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है बनिस्बत मर्दों की। तो इसको मैंने वेव की सूरत में जाहिर करने की कोशिश की है। ये देखिएगा यहाँ से ये जो है लाउड फ्रिक्वेंसी में लिखा है, लो फ्रिक्वेंसी, एल मतलब लो, एल मीन फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे एल मतलब लो और पी मीन है पिच। तो यहाँ पर ये देखिए इसने वेव जो पैटर्न बना है और यहाँ से यहाँ तक एक वेव तकरीबन बनी है। लेकिन यहाँ पर उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी। मल्टीपल उसकी वेव बनाई है तो वेव जब मल्टीपल बनेगी उसकी क्या हो जाएगी? हाई फ्रिक्वेंसी। हाई फ्रिक्वेंसी होगी। जब फ्रिक्वेंसी हाई होगी तो हम क्या कहेंगे? इसकी पिच भी क्या है? ज़्यादा है। अगर हम कहेंगे इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है? लो है, तो उसकी पिच भी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। तो अब क्या है? हाई फ्रिक्वेंसी किनकी होती है? औरतों और बच्चों की। और लो फ्रिक्वेंसी किनकी होती है? मर्दों की। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ऐसी खसूसियत जिसकी वजह से हम बुलंद और जिसकी वजह से हम भारी और बारीक आवाज़ के दरमियान फ़र्क महसूस करते हैं वो खसूसियत क्या कहलाती है? पिच। तो अगली जो हमारी लास्ट वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन सी है? क्वालिटी। अब क्वालिटी क्या है? क्वालिटी साउंड की वो खसूसियत है जिसकी वजह से हम एक ही बुलंदी और एक ही पिच पर, मतलब एक जैसी लाउडनेस पर और एक ही पिच पर दो साउंड के दरमियान फ़र्क महसूस करना। लाउडनेस क्या थी? बुलंद और मध्यम साउंड के दरमियान फ़र्क महसूस करना। पिच क्या थी? भारी और बारीक आवाज़ के दरमियान फ़र्क महसूस करना। क्वालिटी क्या है? एक जैसी बुलंदी, एक जैसी लाउडनेस और एक जैसी पिच पर जो दो साउंड के दरमियान डिफरेंस करना वो क्या कहलाता है? साउंड की प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है? क्वालिटी। मिसाल के तौर पर अगर किसी कमरे में एक जगह पे पियानो और बांसुरी बजा रहे हैं लोग, जो बांसुरी की आवाज़ है वो हम पियानो की आवाज़ में डिफरेंस हम इजीली कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि ये पियानो की आवाज़ है और ये किसकी आवाज़ है? बांसुरी की। तो हमें किस तरीके से पता चला? ये कैसे पता चला? ये बांस की क्वालिटी बताती है कि कौन सी एक ही पिच पर, एक ही बुलंदी पर जो हम दो आवाज़ों के दरमियान फ़र्क महसूस कर सकते हैं वो साउंड की प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है? पिच कहलाती है, सॉरी क्वालिटी कहलाती है। तो क्वालिटी से क्या बता है? डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच। कि एक ही लाउडनेस और एक ही पिच पर दो साउंड के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है? पिच कहलाता है। अगर मैं आपको ग्राफ की मदद से बताना चाहूँ तो ये मैंने ट्यूनिंग 4 का एक मैंने वेव पैटर्न बताया हुआ है, ये फ्लूट का एक वेव पैटर्न बताया है, इसी तरीके से एक क्लैरिनेट का वेव पैटर्न बताया है। अब देखिए इसकी तकरीबन लाउडनेस सेम है। ये देखिएगा ये भी लाउडनेस तकरीबन मिलती जुलती है, साथ की लाउडनेस क्या मिलती जुलती है क्योंकि इनका क्या है? एम्पलीट्यूड क्या है? सेम है। अब इनकी फ्रिक्वेंसी भी मिलती जुलती है। देखिए एक वेव यहाँ से यहाँ तक पैदा हो रही है, ये भी सेम वेव यहाँ से यहाँ तक पैदा हो रही है, ये भी वेव ऐसे ही पैदा हो रही है। ये एक जैसे पिच हमने शो किया और एक जैसे इसकी लाउडनेस शो की है, जैसे एम्पलीट्यूड शो किया है, लेकिन वेव पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से हम ऐसी प्रॉपर्टी साउंड की जिसकी वजह से हम एक ही लाउडनेस और एक ही पिच पर दो साउंड के दरमियान फ़र्क महसूस कर सकते हैं वो क्या कहलाती है? हमारी क्वालिटी। अब इसी तरह मोशन देखने और इसका वेव पैटर्न देखने, इसका वेव पैटर्न देखने तो ये एम्पलीट्यूड इसका भी सेम है, इसका भी एम्पलीट्यूड सेम है और तकरीबन इसका भी एम्पलीट्यूड क्या है? सेम है और फ्रिक्वेंसी भी सबकी सेम है। लेकिन फिर भी हमें इन तीनों की आवाज़ अलग-अलग फ़र्क, इन तीनों में अलग-अलग फ़र्क कर सकते हैं। तो ऐसी खसूसियत को हम क्या कहते हैं? क्वालिटी। थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड कौन कौन सी हैं? लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। लाउडनेस से क्या मुराद है? साउंड की वो खसूसियत जिससे हम भारी और बारीक आवाज़ में, बुलंद और मध्यम आवाज़ में फ़र्क महसूस कर सकते हैं। और किस पर डिपेंड करती है? ये एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, एरिया पर डिपेंड करती है और डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। पिच क्या है? भारी और बारीक आवाज़ में फ़र्क महसूस करना, ये किस पर डिपेंड करता है? ये फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है। क्वालिटी क्या है? एक ही बुलंदी और एक ही पिच पर दो साउंड के दरमियान फ़र्क महसूस करना वो क्या कहलाता है? हमारी क्वालिटी कहलाती है। अब नेक्स्ट में हम अपना साउंड इंटेंसिटी लेवल शुरू करेंगे। आपने ये यहाँ तक जो याद रखना